हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का चैप्टर 23 का वन शॉर्ट रिवीजन, मतलब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। सो चैप्टर नंबर 23 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि इसके पहले जितने भी चैप्टर है यूनिट नंबर 4 में वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी में, चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 22 तक सभी के वन शॉट रिवीजन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। वैसे होपफुली हम रिवीजन कर रहे हैं, इट मींस कि आप सभी ने सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स देख लिए होंगे, ओके, ताकि आप अपनी एग्जाम में 100% रिजल्ट को ज्ञान कर सके। ओके, अब देखो ये रिवीजन है, मतलब क्या कि इस चैप्टर का भी, जो चैप्टर नंबर 23, इस चैप्टर के भी सारे वीडियो लेक्चर्स पहले से बने हुए हैं। सो जो स्टूडेंट्स नए हैं इस रिवीजन को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप वो वीडियो लेक्चर्स को देखो ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। आप एक बार अपनी बुक से चैप्टर को पढ़ लो ताकि ये रिवीजन आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, साथ ही साथ इनके एक्सरसाइजेस वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, चैप्टर नंबर 23 इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी, ये है चैप्टर का नाम। ओके, इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था इंटरनेट सिक्योरिटी, जिसका वन शॉट रिवीजन हमने कंप्लीट किया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कंप्यूटर पे इंटरनेट जैसे टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट को जब आप यूज कर रहे हो तो क्या क्या एप्लीकेशंस है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो। तो इंटरनेट पे रहने के बाद, ऑनलाइन रहने के बाद, ऑनलाइन वर्ल्ड में जब आप सारी एप्लीकेशंस को यूज करते हो, इंटरनेट की सर्विसेज को यूज करते हो, तो वहां क्या सिक्योरिटी आपको रखनी चाहिए, वहां कैसे आप सिक्योरली ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कितना सेफली आप वहां रह सकते हो, वो सब चीजें हमने पढ़ चुके हैं। ओके, अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी, कि आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पे आप कैसे अपने आप को सेफ रखते हो। ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, सेफ्टी सबसे पहले आती है, राइट, सेफ्टी फर्स्ट। आप कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो, कहीं भी आप काम करते हो, तो वहां पे आपको अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। सेफ्टी हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तब तो हम काम कर पाएंगे, मनी को अर्न कर पाएंगे, हमारी लाइफ स्टाइल को हम आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छी तरीके से हम कहीं ना कहीं जी सकेंगे, राइट। तो सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी कम्स ऑलवेज फर्स्ट। तो आज के ये जो चैप्टर है जिसमें मैं आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बताने वाली हूं उस चैप्टर का, इसमें बहुत से ऐसे हजार्डियस कंडीशंस हैं जिनसे आपको बचना है। और ये हजार्डियस कंडीशंस जरूरी नहीं है कि आपकी वर्क प्लेस पे हो, घर में भी यदि आप रहते हो तो आपको सेफ्टी रखना होती है। ठीक है ना, हम क्यों अपना घर क्लीन रखते हैं? ताकि किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट या किसी तरीके की कोई इंजरी हमें ना हो, राइट। तो वर्क प्लेस सेफ्टी इज द मेजर कंसर्न, है ना, यही हमें इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, सो चैप्टर का मोटिव क्लियर है ना कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सेफ्टी से रिलेटेड ये चैप्टर है और सेफ्टी के बारे में ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। और वो सेफ्टी हमारी वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस मतलब कि आप कहीं भी रहकर काम करते हो। ओके, काम सभी करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, घर में आप भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होंगे। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप जब काम कर रहे हो तो बिल्कुल बिना बेझिझक होकर, बिंदास होकर काम कर रहे हो, कहीं कुछ लग गया, कर गया, तो आपको सेफ्टी तो ध्यान रखनी है ना। तो हमेशा काम करते टाइम अपनी सेफ्टी को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है, तभी आप सेफली वर्क कर पाओगे और जो काम आप कर रहे हो वो भी सही तरीके से हो पाएगा। फाइन, तो वर्कप्लेस सेफ्टी क्या हुआ? वर्कप्लेस सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे ज्यादा रिस्क होते हैं। ठीक है, वहां पे जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत, हम बोल सकते हैं कि इंजर्ड वे में भी होते हैं। कुछ ऐसे पीपल्स भी होते हैं जो इंजर्ड होते हैं, तो रिस्की वर्क्स भी होते हैं, है ना, जब हम इंडस्ट्रीज, कंपनीज या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो हर टाइप की इंडस्ट्रीज में वर्कप्लेस सेफ्टी क्या है? एक मेजर या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है।
ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टाफ शुड हैव अ सेफ एनवायरनमेंट एट देयर वर्क प्लेस। अब कोई भी कहीं भी काम करेगा तो डायरेक्टली काम करने तो नहीं जाएगा, वो ये देखेगा ना कि यहाँ सेफ एनवायरनमेंट है कि नहीं है, ठीक है, मतलब हम अपने आप को सेफ रख सके वहां पर, इस एनवायरनमेंट में हम काम करना पसंद करते हैं। ओके, तो जो भी मेंबर है कंपनी में, यदि इंप्लॉइज है, ऑर्गेनाइजेशन में यदि कोई स्टाफ है, स्कूल में यदि कोई टीचर है या स्टूडेंट्स है, तो पेरेंट्स भी यही देखेंगे ना कि उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे जहां पे एनवायरनमेंट सेफ हो, पढ़ाई अच्छी हो, फीस उनके अफोर्डेबल हो, राइट। तो हम सारी चीजों को देख कर ही क्या करते हैं, आगे अपना गोल डिसाइड करते हैं। तो इनमें सबसे जो मेजर गोल होता है वो क्या होता है, सेफ्टी का होता है ना। इट इज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी। जहां भी जिस भी जगह पर आप काम करते हैं और रहते हो, तो हर किसी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखे। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे उनकी हेल्थ, सेफ्टी और उनकी वेलनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंप्लॉयज की भी होती है और खुद इंप्लॉयर्स की भी होती है, वहां के मैनेजर्स की, ऑनर्स की, सबकी होती है ना। तो ये चीज आपको क्लियर है कि वर्क प्लेस सेफ्टी क्या है बेसिकली, है ना, वर्क प्लेस सेफ्टी कैसे रखना है हमें। फाइन, सो सेफ्टी मेजर्स इंप्रूव दी प्रोडक्टिविटी। अब इन सेफ्टी मेजर्स को जब आप यूज करते हो, इन सेफ्टी मेजर्स को जब आप एक्सेस करते हो, तो ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट को बिल्डअप करते हैं, है ना, किसके बीच में, जो कंपनी के ओनर है, मैनेजर्स है और जो इंप्लॉइज है, उनके बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और हम क्या बोल सकते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप होने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ओके, सो सेफ्टी मेजर इंप्रूव दी प्रोडक्टिविटी and increase the trust level between the management and the employees. Okay, a study conducted by British Safety Council, a registered charity founded by जेम्स टाई, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के थ्रू, ठीक है, जो एक रजिस्टर्ड चैरिटी है, जिसमें जेम्स टाई ने ये स्टडी कंडक्ट की थी। ठीक है, क्या बताया था उसमें उन्होंने कि इंडिया में 48,000 workers died in 2016 due to occupational hazards। क्या बताया उन्होंने इस स्टडी में कि 48,000 जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो डाइड हो चुके हैं इंडिया में, किस वजह से, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की वजह से। ये स्टडी उन्होंने 2016 ईयर में कंडक्ट की थी। ओके, ये उन्होंने कंक्लूजन वे में बताया कि सोचो आप कितने ऑक्यूपेशनल ऐसे हजार्ड्स है, कितने ऐसे वर्कर्स है जहां वो वर्क करते हैं, जिस जगह पे वो वर्क करते हैं वहां पे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे इंजरीज होती है जिसकी वजह से वो अफेक्ट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या किया, एक स्टडी कंडक्ट की और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि अराउंड 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स हैपन वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया कि 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं, हर साल होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड यदि देखा जाए। तो आप ये सोचो कि जहां आप या हम जो भी लोग काम करते हैं, इंप्लॉइज, वर्कर्स, टीचर्स, स्टाफ, घरों में जो पेरेंट्स होते हैं वो, है ना, एवरीवन, सबको अपनी सेफ्टी की नीड होती है, राइट। सब अपने हिसाब से एक सेफर एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं, बेसिकली ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है कि इन हजार्ड से कैसे बचा जाए, ये जो एक्सीडेंट्स हैं इनके होने की जो रिस्क होती है उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या सेफ्टी रूल्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है, और कैसे हम इनसे बच सकते हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। क्लियर, तो बस वही सारी चीजें इस चैप्टर में हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये तो हमने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या है और क्या पढ़ना है। ओके, सो सेफ्टी मेजर्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सेफ्टी मेजर किन से, सो सेफ्टी मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ हैजार्ड से। ओके, सो कौन कौन से वो हैजार्ड्स हैं जो वर्क प्लेस पे देखे जाते हैं, फायर हैजार्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स होते हैं, फॉल्स एंड स्लिप्स होते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और हम क्या बोल सकते हैं, पीपल्स अफेक्ट होते हैं, इंजर्ड होते हैं, इवन डाई भी हो जाते हैं। क्लियर, सो इनसे कैसे बचना है, इनके लिए क्या सेफ्टी हमें फॉलो करनी है, बस वही हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में फायर सेफ्टी, देन फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी, देन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड यूज ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, सो फायर सेफ्टी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फायर सेफ्टी समझने के पहले दो केस स्टडीज आपकी बुक में दी हुई है। अब देखो, फायर सेफ्टी
मतलब कि फायर कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, है ना, क्योंकि आए दिन इंडिया में आप देखते हो कि फायर जैसे जो एक्सीडेंट्स हैं वो होते ही रहते हैं। आइदर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज़ चैनल देखते हो या अपने फोन में एक्सेस करते हो आप न्यूज़ चैनल्स को, इंटरनेट यदि आप एक्सेस करते हो, कोई न्यूज़ ग्रुप देखते हो तो वहां भी आप देखते होंगे कि फायर जैसे इंसिडेंट्स हमें हर कहीं मिलते हैं, ओके, जो कि कहीं ना कहीं पीपल्स को क्या करते हैं, बहुत हार्म करते हैं, राइट। तो आपकी बुक में 2 केस स्टडीज यहां पे दी हुई है। फर्स्ट केस स्टडी दी हुई है कुंभकोणम स्कूल फायर इंसिडेंट तमिलनाडु का, ठीक है। कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुंभकोणम, तमिलनाडु में एक स्कूल है जहां पे 2004 में एक फायर इंसिडेंट हुआ था जो काफी खतरनाक फायर इंसिडेंट था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली, जब आप केस स्टडी यदि आपने पढ़ी होगी बुक में या पहले वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि यहाँ पर कुछ 94 से 100 स्टूडेंट इस फायर इंसिडेंट में डाई हुए थे, इंजर्ड हुए थे, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट इंजर्ड भी हुए थे। हुआ क्या था, यहाँ पे मिड डे मील प्रिपेयर की जाती थी, मतलब इस स्कूल में दिन में खाना वगैरह प्रिपेयर किया जाता था स्टूडेंट्स के लिए। तो एट दैट टाइम फायर इतना ज्यादा एक्सप्लोड हुआ कि जो रूफ टॉप थी वो कच्ची थी, मतलब घास फूस की रूफ टॉप बनी हुई थी उसकी, ठीक है। तो उसकी वजह से पूरे स्कूल में बहुत भयंकर तरीके से आग फैल चुकी थी, ठीक है। अब आप सोचो जब इतने लार्ज अमाउंट में फायर का जो स्प्रेड था, फायर जो इतनी ज्यादा स्प्रेड हुई उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स डाई भी हुए। तो इन दैट केस यहाँ पर 1 से 2 घंटे ये फायर का एक्सप्लोजन चला और इसके साथ आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, कोई भी प्रिकॉशन, कोई भी प्रिवेंशन जैसी चीज नहीं थी। बहुत लास्ट में फायर ब्रिगेड आई और फिर जब तक तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था, ठीक है। तो फायर जैसे जो इंसिडेंट है वो काफी खतरनाक और काफी भयंकर होते हैं, जिनसे बचना कैसे है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, वही इस चैप्टर में हम देखेंगे, ओके। इसी के जैसा एक और इंसिडेंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, फायर इंसिडेंट एट एमरी हॉस्पिटल कोलकाता इंडिया 2011 में कोलकाता में, इंडिया कोलकाता में एक एमरी हॉस्पिटल था जहां पे सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, बेसमेंट में कहीं इलेक्ट्रिक शॉक हुआ जिसकी वजह से 19 से 20 पेशेंट्स डाई हो चुके थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से पूरे 2, 3, 4 बिल्डिंग्स में फायर स्प्रेड हो चुकी थी। अब देखो यहाँ पे काम की बात क्या है समझने की, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो भी थे, फायर अलार्म्स भी थी, लेकिन प्रीयर कोई भी वर्क नहीं किया। जब ये इलेक्ट्रिक शॉक हुआ उस टाइम पे ना कोई फायर अलार्म वर्क करी, ना ही कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स वर्क कर रहे थे। सब उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे सभी डेड कंडीशन में थे। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे भी केसेस होते हैं कि हमारे पास फायर से बचने के लिए इक्विपमेंट तो है, बट एट टाइम या तो हम यूज नहीं कर पा रहे या तो वो डेड कंडीशन में वो वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। सो ऐसे केसेस क्या है हमारे इंडिया में डे बाय डे आपको देखने को मिलेंगे। ये तो कुछ केस स्टडीज हैं, इसके बाद भी आए दिन आप देखते हो कि जो केमिकल बॉयलर कंपनीज होती हैं, ठीक है, वहां पे भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज है वहां पे वो इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां भी कहीं ना कहीं क्यों होते हैं ये सारे केसेस? क्यों? क्योंकि वहां पे फायर की सेफ्टी को लेकर वो लोग बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी छोटी मोटी केयरलेसनेस की वजह से ही ये सारे हम बोल सकते हैं जो हैजार्ड्स है, फायर सेफ्टी जैसे जो फायर जैसे जो हैजार्ड्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, सो फायर इज अ वेरी सीरियस हैजार्ड एट अ वर्क प्लेस का एक बहुत ही सीरियस हैजार्ड है। इट कैन कॉज मेजर फाइनेंशियल लॉसेस टू अ बिजनेस, ऑल्सो रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। अब इससे क्या इफेक्ट होता है भैया, क्या मेजर लॉसेस क्या हो रहे हैं? एक तो आपका फाइनेंशियल लॉसेस होता ही है बिजनेस में, वो तो है ही, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस को तो हम कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं, ठीक है, आज नहीं तो कल हम उन फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन लॉस है, जो ह्यूमंस की जो लाइफ है, अगर वो चली गई, ह्यूमन की लाइफ ही चली गई, मतलब पूरा बेचारा इंसान ही चला गया, तो वो कहां से आप लेकर आओगे, राइट। तो ये रिजल्ट्स होते हैं इस सीरियस हैजार्ड के, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। सो प्रिवेंशन इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल when dealing with the fire safety, and there are many different rules that can be implemented to reduce the risk. तो इस रिस्क को कम करने के लिए, इन फायर हैजार्ड्स से जैसे एक्सीडेंट से बचने के लिए
क्या प्रिवेंशंस लेना चाहिए इन क्रिटिकल कंडीशन से बचने के लिए, हमें जो प्रिवेंशंस लेना चाहिए वही प्रिवेंशंस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यही इंपॉर्टेंट है, यही प्रिवेंशंस को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में भी आएगा तो आपको यही सारे रूल्स को लिखकर आना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या रूल्स है? फायर सेफ्टी के रूल्स आपको यहां पे ध्यान रखने हैं, जो है कैरी आउट अ फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट। जो दो केसेस अभी हमने देखे, उन दो केसेस में हमने क्या देखा कि पहला केस तो ऐसा था कि कोई रिस्क असेसमेंट था नहीं, वो कुंभकर्ण स्कूल जहां पे कोई भी रिस्क असेसमेंट नहीं था, कोई फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, ऐसी कोई चीजें नहीं थी, ठीक है। उन्होंने वेट किया 1 से 2 घंटे में, जब फायर ब्रिगेड आई तब उस फायर को बुझाया गया, और जब तक जो लॉस होना था वो हो चुका था, ह्यूमंस का भी, साथ ही साथ उनका जो फाइनेंशियल लॉस होना था वो भी, है ना। तो सबसे पहला जो फायर सेफ्टी का रूल है वो ये है कि आपको फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब कि हर कंपनी, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वर्क प्लेस है, वहां पे फायर से बचने के लिए कुछ रिस्क असेसमेंट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है जो प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉइज को, ठीक है। तो वो रिस्क असेसमेंट आपके यहाँ होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बताया जाता है कि फायर से बचने के लिए किस तरीके से आपको क्या प्रोग्राम्स को क्या कैसे आपको फॉलो करना है, क्या ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, हर एक एम्प्लॉय को कैसे बचना है यदि ऐसी कोई कंडीशन आती है, बचना भी है, साथ में अपने आसपास वालों को बचाना भी है। तो सबसे पहला तो होता है फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट। फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट जैसे प्रोसीजर्स हर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस पे होना चाहिए, ओके, ताकि जब ऐसे कोई एक्सीडेंट हो तो हमें प्रियर इंफॉर्मेशन मिल सके और वहां पे जो फायर रिस्क असेसमेंट से ट्रेंड एम्प्लॉइज है वो क्या कर सके, हमें बचा सके और खुद भी बच सके, ठीक है। इसके बाद कीप दी वर्क प्लेस क्लीन। तो वर्क प्लेस को हमेशा क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। देखो कैसे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि फायर कब स्प्रेड होना शुरू होती है, जब हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीन जो मेन मटेरियल है, ये जो 3 मेन मटेरियल जिनकी मैंने बात की आपको, ये 3 मेन मटेरियल जब कांटेक्ट में आते हैं तब फायर जैसा एक्सप्लोजन होता है, जब फायर स्प्रेड होती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमारी जो वर्क प्लेस है उसे क्लीन करके रखना है। हमेशा जहां भी आप रहते हो, जहां बैठते हो, उठते हो, जहां काम करते हो, अपनी वर्क प्लेस क्लीन होना चाहिए। कोई भी ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल आपके पास में नहीं होना चाहिए जिससे हीट प्रोड्यूस हो, जिससे फायर के चांसेस बने, ओके। जैसे सपोज आपके घरों में भी कंप्यूटर सिस्टम होगा या आप जहां काम करते हो वहां कंप्यूटर सिस्टम होगा, तो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू भी हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक स्विच के एकदम नियर सीपीयू को नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि अपने आप को जब तक आप बचाओगे नहीं, अपने आसपास की चीजों को सेफ नहीं रखोगे, तब तक आप कैसे सेफ रहोगे। तो कीप दी वर्क प्लेस क्लीन, ओके। वर्क प्लेस को हमें क्या रखना है, क्लीन रखना है। कोई भी ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल या कोई ऐसी चीजें हमारे आसपास नहीं होना चाहिए जिससे हीट जल्दी से प्रोड्यूस हो और फायर जैसे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो। मेंटेन द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को भी आपको मेंटेन रखना है। अब इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे जो केसेस होते हैं वो आए दिन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शॉक से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्या हुआ कि फायर हो गया, और फायर की वजह से क्या हुआ, पूरी बिल्डिंग या जो भी है सब कुछ तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया, राइट। फाइनेंशियल लॉस, ह्यूमन लॉस, सारी चीजें हो गई। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज द मेजर कंसर्न, इससे भी फायर के एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को कैसे मेंटेन करना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को मेंटेन करना है कि रेगुलरली क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए घरों में या इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कंपनीज है, हर जगह, पेट्रोल पंप है, हर जगह आपको क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं पे केबल पे बहुत लोड आ रहा है, ओवरलोडेड सॉकेट लगी हुई है, ठीक है, डिफेक्टिव वायरिंग करी हुई है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक हो रहे हैं। तो ये रेगुलरली इंस्पेक्शन होना चाहिए, एवरी वीक या एवरी, हम बोल सकते हैं हर 15 दिन 10 दिन के अंदर ये सारी चीजें चेक होती रहनी चाहिए, ताकि फायर जैसे, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे एक्सीडेंट से आप बच सकते हो, ओके। कीप इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल एक्सेसिबल। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक्सेसिबल इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई बहुत, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कंपनी, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कहीं बहुत दूर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल एक्सेसिबल पॉइंट आपने बनाया हुआ है, ठीक है। अब फायर स्प्रेड हो गई है और आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो कि आप मेन स्विच सारे बंद कर सको। तो कंट्रोल पैनल जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, बेसिकली वही होता है जहां पे
ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके पूरे कंपनी वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसका एक्सेसिबल पॉइंट हो, जहां पे पूरी ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन किया जाता हो, जहां पे स्विच, एमसीबी वगैरह सारे सॉकेट्स वगैरह लगे हों, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको उसको, जब भी ऐसे कोई एक्सीडेंट होने के हमें चांसेस होते हैं, या फायर अलार्म बज रही है, फायर एक्सटिंग्विशर्स का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जब ऐसी कोई कंडीशंस आ रही है तो हम सबसे पहले जाके कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सके जल्दी से, बीच में कुछ रुकावटें नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई ऐसे फ्लैमेबल मटेरियल नहीं होने चाहिए, है ना, मतलब क्लीन हो, विजिबली मार्क्ड हो कंट्रोल पैनल एक्सेस, ठीक है, विजिबली मार्क्ड हो, पूरे पाथ लगे हो एरो के थ्रू कि हाँ यहाँ पे कंट्रोल पैनल एक्सेस है, क्लियर। सो समझ में आया कि कीप इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल एक्सेसिबल, ओके। इन दैट केस जब ऐसे कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हो या ऐसे कोई एक्सीडेंट हो तो हम इस कंट्रोल पैनल तक तुरंत पहुंच सके बिना किसी कठिनाई के, हमें तुरंत ये चीज विजिबल हो, तो विजिबली मार्क्ड भी होनी चाहिए, ओके। स्टोर केमिकल्स सेफली, अब केमिकल एक्सप्लोजन भी होता है, आप देखते हो ना कंपनीज, जो केमिकल कंपनीज होती हैं उनमें जो बॉयलर्स होते हैं, उन बॉयलर्स की वजह से प्लांट्स होते हैं, जो उन प्लांट्स में भी केमिकल्स के एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स को भी कैसे रखना है, हमें सेफली स्टोर करके रखना है, ये भी एक क्या है, मेजर कंसर्न है। मतलब कि जो हम बात करें, सपोज आपके स्कूल में केमिस्ट्री लैब होती है, केमिस्ट्री लैब में आप प्रैक्टिकल करने जाते हो, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, यदि गलती से वो आपकी फिंगर पे लग गया तो आपकी स्किन इंजर्ड हो जाती है, आपका हाथ जल जाता है, ये देखा होगा आपने जनरली, ठीक है। तो आपके टीचर्स भी आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि इस केमिकल से दूर रहना, प्रॉपर हैंड ग्लव्स पहनना, सब तरीके, मतलब सेफ्टी समझाते हैं आपको, राइट। तो इसी तरीके से जो केमिकल्स होते हैं, बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज जो होती है, वहां पे केमिकल्स को भी बहुत सेफली स्टोर करके रखना होता है, उनके ऊपर लेबल लगा के रखना होता है प्रॉपर, ठीक है, पैक करके रखना होता है, ऐसी जगह पे रखना होता है केमिकल्स को जहां वो सेफ सिक्योर रह सके, जहां पे ज्यादा हीट ना मिले उन्हें, तो हीट की वजह से भी केमिकल्स कभी कभी एक्सप्लोड हो जाते हैं, राइट। तो स्टोर केमिकल्स सेफली, अब ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। कंडक्ट फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एंड रेगुलर ड्रिल्स, कंपनीज में जो इंप्लॉइज हैं, है ना, या इंप्लॉइज को क्यों बात करें हम, हर एक इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे यूज करना है, ओके। क्या हर एक इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का किस तरीके से यूज किया जाता है, फायर ड्रिल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो हर एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री में ये जरूरी होना चाहिए कि फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, रेगुलर ड्रिल्स के सेशंस कंडक्ट किए जाए, ताकि आप वहां के जनरल जो पीपल है, इंप्लॉइज हैं, ओके, उनको आप अवेयर कर सको कि हाँ इन चीजों को किस तरीके से यूज करना है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रिवेंट करने के लिए ही सिखाई जा रही है, समझ में आया। तो आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि कभी कभी ऐसे पर्सन्स आते हैं जो क्या करते हैं, आपको फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना सिखाते हैं, ठीक है। वो उन्हीं कंपनी साइड से आते हैं जो स्कूल्स में जाके, ऑर्गेनाइजेशंस में जाके, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाके कि इन एक्सटिंग्विशर्स का कैसे यूज करना है, फायर ड्रिल्स के सेशंस देते हैं, आपको कंडक्ट करवाते हैं, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि इन दैट केस कभी ऐसा कुछ केस हो, है ना, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो तो आप खुद को और सबको कैसे बचा सकते हो, ओके। नेक्स्ट है फिट रिलेवेंट इक्विपमेंट। अब ये जो इक्विपमेंट है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, स्मोक अलार्म हो गया, फायर अलार्म हो गया, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, वो हमेशा सारे इक्विपमेंट फिट और रिलेवेंट होना चाहिए। इट मींस कि ऐसी जगह होना चाहिए, एक तो सबसे पहले तो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होने के साथ साथ दूसरी चीज ये है कि आपको उसको यूज करते आना चाहिए। ऐसी कोई जगह नहीं होना चाहिए कि आप ढूंढ रहे हो, तो कहीं फायर हो गई और आप ढूंढ रहे हो कि भैया फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है। सभी चीजें विजिबल, सही तरीके से काम करने लायक होनी चाहिए। तो सारे इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, फिट रहना चाहिए, ओके। इनको आपको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि ये सारी चीजें सही जगह पर हो। सपोज कहीं पे कुछ स्मोकिंग हो रही है, कुछ हो रहा है और स्मोक डिटेक्टर वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा जब आग फैल गई तब पता चला कि स्मोक डिटेक्टर वर्क ही नहीं कर रहा है। ये अभी हमने केसेस देखे ना, अभी जो 2 केसेस आपने देखे, उसमें वो हॉस्पिटल वाला जो केस था उसमें क्या देखा था हमने कि फायर अलार्म थी, स्मोक अलार्म थी, सब चीजें थी, एक्सटिंग्विशर्स थे, लेकिन कोई भी चीजें वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि बहुत दिनों से उनका इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, बहुत दिनों से उन्हें चेक नहीं किया गया था, बस वो नाम के लिए थी कि हाँ लगी हुई है, क्लियर। तो फिट रिलेवेंट इक्विपमेंट समझ में आ गया। नाउ मार्क द एग्जिट। अब जब ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि हम बात करें, अभी सूरत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का केस हुआ था रिसेंट कुछ ईयर्स पहले, ठीक है, टॉप फ्लोर पे, एकदम शॉपिंग मॉल के टॉप फ्लोर पे, जहां पे परमिशन भी नहीं थी, फिर भी वो एरिया क्रिएट किया गया, वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रिएट की गई और वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ली भी जा रही थी और कोई भी एग्जिट नहीं था, एक ही गेट था एंट्री के लिए और एक ही गेट था एग्जिट के लिए। तो हमेशा जो बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपके स्कूल्स या बिल्डिंग्स में भी आपने देखा होगा कि एक एंट्री एक एग्जिट गेट
गेट होते हैं, यदि आप थिएटर्स में भी जाते हो, मूवी थिएटर्स में भी जाते हो, मॉल्स में भी जाते हो, तो आप देखते हो कि एंट्री एग्जिट गेट होते हैं, राइट। तो एग्जिट गेट भी होना चाहिए और प्रॉपर मार्क होने चाहिए, ताकि इन दैट केस कि कहीं किसी जगह पर ऐसा कोई इंसिडेंट हो, फायर जैसा इंसिडेंट, तो हम तुरंत एग्जिट गेट से बाहर निकल सकें। क्लियर। तो जो इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ कि सूरत में जो इंसिडेंट हुआ था अभी लास्ट कुछ 4-5 ईयर्स पहले की या 2 ईयर्स पहले की बात है, तो वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऊपर कोई भी एग्जिट गेट नहीं था और एकदम टॉप फ्लोर पे, मॉल के एकदम 4th-5th फ्लोर पे क्या थी, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट थी। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, ये इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से क्या हुआ था, फायर इतना ज्यादा स्प्रेड हुई थी कि ऊपर पूरे जितने भी स्टूडेंट थे उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सब इंजर्ड थे, कुछ डाई हो चुके थे। लोगों को वहां बाहर से रस्सी के थ्रू नीचे उतारा जा रहा था, मतलब कोई एग्जिट मार्क नहीं था, कोई एग्जिट गेट नहीं था बचने के लिए। तो हमेशा क्या होना चाहिए, मार्क दी एग्जिट, एग्जिट गेट जो होता है वो मार्क होना चाहिए पहले, और ऊपर से मार्क भी होना चाहिए, ताकि इन दैट केस जो जनरल पब्लिक है, वहां जो इंप्लॉइज है, वो अपने आप को बचा सके, एग्जिट गेट के थ्रू बाहर निकल सके इजीली। क्लियर। और वो भी हमारे पहुंच में होना चाहिए। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो फायर जैसे इंसिडेंट से आपको बचा सकते हैं। इन सभी चीजों का नॉलेज हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन को होना जरूरी है। कोई एक पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर एक पर्सन अपनी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। सो ये समझ में आ गए फायर सेफ्टी रूल्स कि इनमें क्या लिखना है आपको, इन पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है। यदि एग्जाम में आता है फायर सेफ्टी रूल्स, एक्सप्लेन फायर सेफ्टी रूल्स या राइट एनी 2 फायर सेफ्टी रूल्स, तो आपको इनमें से कोई से भी 2 या 3 फायर सेफ्टी रूल्स को तो बहुत अच्छे से लिख कर आना है। एंड होप अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ एक्सेस टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब इन दैट केस कि यदि कोई फायर जैसा एक्सीडेंट होता है या इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो उससे कैसे आप बचो, आपको क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखनी है। क्योंकि देखो जब ऐसे केसेस होते हैं तो जनरली लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम घबरा जाते हैं, बट हमें पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। हमें उस टाइम पे ऐसा एक्शन लेना है कि हम भी बचे और साथ में हम लोगों को भी बचा सके, ये हमारी टेंडेंसी होना चाहिए एट दैट टाइम। तो क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो फर्स्ट है एम्प्लॉय शुड हैव अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंड बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक फ्लोर प्लान, सिंबल्स ऑफ एग्जिट एंड एक्सेट्रा। तो इंप्लॉइज को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पता होने चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेड का तुरंत जब ऐसा कुछ होता है तो फटाफट हम फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकें, हमें ये नंबर्स पता होने चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स। आपको अपने ऑनर्स के या जो भी वहां पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो फायर सेफ्टी ऑफिसर्स है उनके नंबर्स, उनको कॉन्टैक्ट में आपको रखना होना चाहिए। ठीक है, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि वो आकर आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, जैसे फ्लोर प्लान्स वगैरह जो होते हैं ना, कि हर एक फ्लोर पे कौन प्लानिंग कर रहा है, किस तरीके से सेफ्टी रूल्स को प्लान किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज में होनी चाहिए। सिंबल्स ऑफ एग्जिट, एग्जिट होने के भी कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना। आपने देखा होगा यदि आप मूवी थिएटर्स में भी जाते हो या फिर आप कोई शॉपिंग मॉल्स में भी जाते हो तो वहां पे आपको एंट्री एग्जिट के लिए सिंबल्स मिलते होंगे, राइट। कोई कंपनीज में जाते हो या आप कहीं बाहर घूमने भी जाते हो तो आपको बोर्ड लगे होते हैं। जैसे कि हम बोले कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपको पाथ नहीं पता है, तो जगह जगह आपको बोर्ड लगे रहते हैं, है ना। कहीं पे रास्ते में आप मूव कर रहे होते हो तो आपको सिंबल्स दिखते हैं कि हाँ यहाँ पे गड्ढा है तो यहाँ नहीं जाना है, गाड़ी आपको धीरे चलानी है। तो ऐसे जो सिंबल्स होते हैं ना, एग्जिट एंट्री के सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स भी हमें इंडिकेट करते हैं हर चीज से, तो हमें इनके बारे में भी क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ओके, नाउ द सेफेस्ट वे टू डील विथ फायर इज टू प्रिवेंट इट। तो सफेस्ट वे क्या होगी कि आप फायर से कैसे डील करते हो, अपने आप को किस तरीके से बचाते हो जब ऐसे कोई केसेस आते हैं। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर एंड इट इज बेस्ट टू ट्राई एंड अवॉइड फायर डिजास्टर्स। तो प्रिवेंशन क्या है, हमेशा बेटर होती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, फायर डिजास्टर जैसी चीजों को अवॉइड करना है, हमेशा अपने आप को वर्क प्लेस को क्लीन और सेफ रखना है। द सिंपल ट्रूथ इज दैट फायर इमरजेंसीज एंड डिजास्टर्स कैन स्ट्राइक एनीवन, anytime, anywhere. So if a fire does break out in a workplace, then one must act, not पैनिक। यदि ऐसा कोई केस होता है तो हमें पैनिक नहीं होना है, ना पैनिक करना है दूसरों को, हमें उस टाइम पे एक्ट करना है। हमें फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक अलार्म या फिर हम बोल सकते हैं स्प्रिंकलर्स वगैरह, इनका यूज करना है। प्रॉपर हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं उनका यूज करना है, फायर ब्रिगेड जैसी चीजों का यूज करना है, उनको कॉन्टैक्ट में लेकर आना है। ठीक है, और जो भी मैंने अभी आपको फायर सेफ्टी रूल्स बताए उन सभी चीजों को फॉलो करना है, तभी आप इस तरीके के इंसिडेंट से बच सकते हो और बचा सकते हो लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी फ्रॉम स्लिप्स एंड फॉल्स। अब ये भी एक सीरियस हजार्ड्स है, देखो स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स।
ठीक है। स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स आप सभी को पता होगा, घर में हम चलते चलते स्लिप हो जाते हैं। ओके, कुछ स्लिपरी सरफेस होती है तो वहां पे, या पानी पड़ा हुआ है सरफेस पे तो आपको दिखता नहीं है तो आप स्लिप हो सकते हो। स्लिप होने के बाद में क्या होता है, हो सकता है कि हमें कुछ सीरियस इंजरी हो जाए, है ना, कोई बोन डैमेज हो जाए, या फिर हमारे हेड में कुछ सीरियस इंजरी हो जाए, या फिर ऐसे जो ये सीरियस हजार्ड हम इसको इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि जो लार्ज कंस्ट्रक्टिव साइट्स होती है, सपोज कोई 14th और 15th फ्लोर पे कोई लेबर वर्क कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव साइट चल रही है, और वहां पे यदि वो स्लिप का हिस्सा बनता है, स्लिप जैसे हजार्ड कंडीशन का रिस्क का हिस्सा बनता है, तो वो सीधे नीचे आके गिरता है। इट मींस कि वहां पे उसकी जान भी जा सकती है। तो स्लिप ट्रिप्स जैसे जो केसेस होते हैं वो बहुत ही सीरियस हजार्डियस कंडीशंस होती हैं। सो उनसे कैसे प्रिवेंट होना है, उनसे कैसे बचना है, सो यही बेसिकली अब हमें डिस्कस करना है। ओके, सो स्लिप हैपेंस वेयर देयर इज अ वेरी लेस फ्रिक्शन और ट्रिक्शन बिटवीन द फुटवेयर एंड वॉकिंग सरफेस। वॉकिंग सरफेस और फुटवेयर के बीच में यदि लेस फ्रिक्शन होता है, ट्रिक्शन होता है, तो स्लिप्स जैसे केसेस होते हैं। ओके, स्लिप होने की रिस्क होती है। ट्रिप्स कब होते हैं? ट्रिप्स हैपन व्हेन अ पर्सन्स फुट कोलाइड्स, when a person's foot collides, strike or hits with an object causing one to lose the balance and eventually fall. अब ट्रिप्स कब होते हैं? जब आप चल रहे हो और आपने सामने नीचे नहीं देखा, आपका पैर किसी चीज से टकरा गया, कोई ऑब्जेक्ट से टकरा गया, और टकराने की वजह से, कोलाइड होने की वजह से आप गिर जाते हो, है ना। तो इस केस में भी हम क्या बोलते हैं, उससे ट्रिप्स कहते हैं। तो स्लिप्स और ट्रिप्स दोनों चीज समझ में आई अच्छे से, जैसे कि आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है, स्लिप्स एंड ट्रिप्स देन फॉल्स। और इस केसेस में होता क्या है, इस केसेस में हमारे ह्यूमन जो बॉडी होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स इंजर्ड होने के केसेस होते हैं, जैसे बोन्स इंजर्ड हो गई, हेड इंजर्ड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन हजार्ड की कंडीशन में आता है, जैसे कि अभी हमने फायर हजार्ड्स देखे। अब इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन 2016 एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन इंडिया 697 वर्कर्स डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम अबव एंड 48,060 वर्कर इंजर्ड बेडली। इन 2016 की रिपोर्ट यदि देखी जाए तो इंडिया में 697 वर्कर्स डाइड, 697 वर्कर्स डाइड हो चुके हैं। किसकी वजह से? फॉलिंग फ्रॉम अबव, ठीक है, ऊपर से गिरने की वजह से। अब ये वर्कर्स कहाँ करते हैं? ऑब्वियस कहीं ना कहीं हाई साइट्स पे वर्क कर रहे होते, कंस्ट्रक्टिव साइट्स पे वर्क कर रहे होते, कोई ऑफिस, कोई बिल्डिंग, कोई इंडस्ट्री बना रहे होते, जहां पे इस तरीके के रिस्क होते हैं, ठीक है। एंड 48,060 वर्कर्स इंजर्ड बेडली, ये 2016 की है। लेकिन ऐसे केसेस तो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने इंडियन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें 340 मिलियन केसेस थे जो क्या थे, इन hazardous conditions से ही अफेक्टेड थे। ओके, सो स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स आर कॉमन कॉजेज ऑफ इंजरी एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे ये जो स्लिप्स, ट्रिप्स हैं, फॉल्स जो है, ये कॉमन कॉजेज है, जनरली होते हैं। जब और होते कैसे? हमारी केयरलेसनेस की वजह से, गलती से हमारा पैर स्लिप हो गया, हमारी केयरलेसनेस की वजह से ही ये सारे जो हजार्ड्स है वो कहीं ना कहीं होते हैं। सो सच एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड टू लार्ज एक्सटेंट बाय अंडरस्टैंडिंग देयर कॉजेज एंड टेकिंग मेजर्स टू अवॉइड देम। क्लियर? सो अब इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके क्या कारण होते हैं? पहले तो कारण देख ले, क्यों होता है आपके साथ ऐसा? ये स्लिप्स, फॉल्स, ट्रिप्स जैसे जो कंडीशंस होते हैं, ये क्यों होते हैं जनरली? तो क्यों होते हैं? पहले तो इसका रीजन हो सकता है कि पुअर लाइटनिंग हो सकता है, जहां पे आप काम कर रहे हो, जहां पे आप रह रहे हो, है ना, जो आपके वर्क प्लेस एरिया है वहां पे लाइटनिंग प्रॉपर नहीं हो। तो प्रॉपर लाइट नहीं होगी तो आपको कोई चीज इजीली विजिबल नहीं होगी। कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आप उससे ऑब्वियस टकराओगे ना जब वो विजिबल नहीं होगा। तो प्रॉपर लाइटनिंग होना बहुत जरूरी होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। ताकि लाइटनिंग होगी तो आपको हर चीजें क्लियर दिखेंगी, क्लियर दिखेगी तो आप केयरफुली वहां पे वर्क कर सकते हो और स्लिप्स और ट्रिप्स जैसे केसेस से बच सकते हो। ट्रेलिंग केबल्स, अब होता है ना जनरली ऐसा, कभी कभी कोई आपकी ऐसी वर्क प्लेस है जहां पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, तो कुछ केबल्स फैली हुई हैं, वहां पे आप काम कर रहे हो, राइट। तो केबल्स भी आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि कहीं ऐसी जगह होती है जहां पे केबल्स फैली होती है, नीचे केबल्स होती है और हम नहीं देख पाते और गलती से केबल्स में हमारा पैर फंस जाता है और हम गिर जाते हैं। तो ऐसे केसेस भी होते हैं ना। सो अनसुटेबल फ्लोर कवरिंग, अब जो फ्लोर है वो अनसुटेबल है, मतलब कहीं पे फ्लोर खुदा हुआ है, कहीं पे फ्लोर प्रॉपर नहीं है ना, कहीं पे गड्ढा है, इस तरीके की फ्लोर जब कवर्ड नहीं होती है प्रॉपर, या फिर हम बोल सकते हैं घरों में भी आपने देखा होगा जनरली कि कहीं पे टाइल्स वगैरह कुछ निकल गई है ना, तो हमने उसको कवर नहीं किया हुआ है। तो अनसुटेबल जो फ्लोर होती है यदि वो प्रॉपर कवर नहीं होती तो वहां पे भी गिरने के चांसेस होते हैं, स्लिप ट्रिप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनइवन और डैमेज्ड फ्लोर सर्फेसेस, ये उसी में आ रहा है। कंटामिनेटेड फ्लोर सर्फेसेस ड्यू टू लिक्विड और ग्रीस पुअर हाउसकीपिंग।
अब आपने ये भी देखा है कि कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर कंटेमिनेटेड होती है वो लिक्विड है ना, पानी से भरा हुआ, जैसे गड्ढा हो गया, कोई हमने नहीं देखा और हम गिर गए, रास्ते पे हम जा रहे हैं सिंपल, तो इस तरीके की जो फ्लोर सरफेस है वो आपको शो होती है। या कहीं ऑयल गिरा हुआ है, ग्रीसी जो सरफेस है, वहां पे भी आप स्लिप हो सकते हो। क्लियर? सो यहां भी चांसेस होते हैं स्लिप होने के। वेदर हजार्ड्स मतलब बहुत बारिश का मौसम है, उस जगह पे भी, साइट पे भी आपको काम करना पड़ रहा है। कोई ऐसे एम्प्लॉयज है बारिश में, या फिर हम बोले ऐसे कुछ वेदर कंडीशंस होती है जिसमें उनको काम करना पड़ता है, तो इन दैट केस कि वहां पे वेदर हजार्ड्स के साथ भी स्लिप, ट्रिप्स, फॉल्स जैसे कंडीशंस बनते हैं। ठीक है, नाउ लूज अनएंकर्ड ड्रग्स और मेड्स। अनएंकर्ड ड्रग्स और मेड्स मतलब कि यदि हम बात करें तो इस पॉइंट का मतलब है कि वो ड्रग्स या वो डोरमेट्स वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, जो कारपेट्स लगे होते हैं, यदि वो अनएंकर्ड है, प्रॉपर नहीं है, तो उसमें भी यदि पैर फंसा आपका तो आप गिर सकते हो। ठीक है, आप अपना बैलेंस खो सकते हो और इस केस में हो सकता है कि आप सीरियस इंजर्ड हो जाओ। ऑब्स्ट्रक्ट व्यू एंड अनकवर्ड केबल्स। ओके, तो हमेशा जो घरों में भी, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह आपने देखा होगा कि केबल्स को कवर करके रखा जाता है, नीचे जो केबल्स होती है उन्हें भी प्रॉपर अरेंज करके रखा जाता है ताकि स्लिप, ट्रिप्स, फॉल्स जैसे केसेस ना हो सके। सो दीज आर द रीजंस। किसके रीजंस है ये सब? कॉमन कॉजेज है स्लिप्स और ट्रिप्स के। ओके, सो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। अब यदि एग्जाम में आता है व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ स्लिप्स एंड ट्रिप्स, तो आपको क्या लिख कर आना है? तो इनमें से आपको कोई भी 4-5 जो कॉमन कॉजेज है वो अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप एग्जाम में यदि आए तो लिख सकते हो इनके बारे में। ओके, नाउ हाउ टू प्रिवेंट दिस? सो प्रिवेंशन फ्रॉम स्लिप्स एंड ट्रिप्स एट द वर्कप्लेस आर, क्या प्रिवेंशंस होंगी? कुछ ही सारी प्रिवेंशंस होंगी जो आपको ध्यान रखनी है। कीप वॉकिंग सरफेस क्लीन एंड फ्री ऑफ क्लटर। जिस सरफेस पे आप वॉक कर रहे हो, जिस वर्क प्लेस पे आप वॉक करते हो, काम करते हो, वो हमेशा क्लटर फ्री होनी चाहिए। मतलब कोई ऑब्स्टेकल या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप स्लिप या फॉल हो सकते हो। ठीक है, आपकी जो वॉकिंग सरफेस है वो हमेशा क्लीन रहनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइटनिंग, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए ताकि आपको सारी चीजें विजिबल हो सके सरफेस पे। साइनेज, अब देखो यदि आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं या आप ड्राइव कर रहे हो, तो ड्राइव करते टाइम भी आपने ड्राइव सिग्नल्स देखे होंगे, है ना, साइनेज देखे होंगे, राइट? साइनेज मतलब कि आगे आपको खतरा है, गाड़ी स्लो चलाओ, हम बोल सकते हैं चढ़ाई है या आपको नीचे जाना है, तो सारी चीजों के आपके प्रॉपर साइनेज होते हैं। ओके, ट्रैफिक सिग्नल्स की भी आपको लाइट समझ में आती है, वो भी एक साइनेज ही हमें प्रोवाइड करती है, रुको, धीरे चलो। ठीक है, सो साइनेज ऐसे आपकी वर्क प्लेसेस भी पर भी होते हैं, जैसे फायर के जो साइनेज होते हैं, मार्क एग्जिट होता है, ये सारे तो साइनेज भी आपको इंडिकेट करते हैं, स्लिप फॉल्स होने से भी बचाते हैं। ओके, स्टेयरवेज एंड हैंडरेल्स, कहीं पे आपको लग रहा है कि फ्लोर सही नहीं है, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जगह पे आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो वहां पे स्टेयर्स पे हैंडरेल्स होती हैं, कुछ स्टेयरवेज होते हैं, तो वहां पे आपको हैंडरेल्स का यूज करके प्रॉपर चढ़ना उतरना चाहिए ताकि स्लिप और फॉल्स की कंडीशन ना बन सके। क्लीन अप स्पिल्स इमीडिएटली, ठीक है, स्पिल्स को आप क्लीन अप करो इमीडिएटली। कैरी आउट रेगुलर रिस्क असेसमेंट। अब स्लिप ट्रिप्स के भी क्या होते हैं, रिस्क असेसमेंट दिए जाते हैं। कहीं पे ऐसी जगह होती है, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे रेगुलरली एम्प्लॉयज को ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होता है, ठीक है, डेली का उनका यही काम होता है कि उन्हें यही वर्क करना है, और वहां पे स्लिप फॉल्स होने जैसे केसेस बहुत होते हैं, तो वहां पे प्रॉपर रिस्क असेसमेंट भी दिए जाते हैं। जैसे फायर के लिए रिस्क असेसमेंट दिए जाते हैं, फायर सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके से चलाना है, ठीक है, स्मोक अलार्म वगैरह, फायर ड्रिल्स वगैरह का कैसे यूज करना है ना, वो सब सिखाया जाता है। तो यहां पर भी रेगुलर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए ऐसी कंपनीज और इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंस्ट्रक्टिव साइट्स पे जहां पे वर्कर्स प्रॉपर बिना इन सारे रिस्क के काम कर सके, ठीक है, उन्हें वेल ट्रेन बनाना चाहिए, राइट। चेक फ्लोर कंडीशंस, रेगुलर बेसिस पे हर फ्लोर की कंडीशंस को चेक करना चाहिए। जैसे आपके स्कूल्स में भी होता होगा, 4 फ्लोर्स होंगी, तो आपके स्कूल्स में ऐसे प्यून्स होते होंगे जो हर फ्लोर को क्लीन करने का काम, हर फ्लोर को मैनेज करने का काम, हर फ्लोर की कंडीशन कि कहीं पे कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, बेंच डेस्क वगैरह, फ्लोर चेक करते होंगे, क्लीनिंग डस्टिंग सारी चीजों का ध्यान रखते होंगे, है ना। तो यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को अवेयर होना चाहिए कि प्रॉपर फ्लोर की कंडीशन क्या है, क्लीन सरफेस है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ आपका फुटवेयर, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले, है ना, कि आप ऐसा फुटवेयर कैरी करो, ऐसा फुटवेयर पहनो जिससे आप प्रॉपर बैलेंस में रहकर वॉक कर सको, है ना। गिरने जैसे चांसेस या फुटवेयर के साथ भी कभी कभी कोई स्लिप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से गिरने से हो सकता है कमर में मोच आ जाती है, पैर में मोच आ जाती है, केसेस हम देखते हैं जनरली जो कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी को हर्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टेप टूल्स एंड मैनेज कॉर्ड्स, तो जो भी कॉर्ड्स वगैरह होती हैं, जो केबल्स होती हैं, उन्हें भी प्रॉपर हमें मैनेज करके रखना चाहिए। ओके, अब ये जो
सेफ्टी ना स्लिप्स फॉल्स की जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्टिव साइट्स पे, एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन में, ये जनरल हमें भी इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है ताकि हम सेफ रह सके। ओके, सो ये था स्लिप्स एंड फॉल्स, जिसको कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशंस भी देखा, और इनके क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्यों ये रिस्क होती हैं, क्यों ये हजार्ड्स ऑकर होते हैं, वो हमने देखा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। कौन सी सेफ्टी? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। देखो ये भी एक सीरियस हजार्ड है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रखना भी बहुत जरूरी है ना। इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों होते हैं? इसी वजह से होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट फेल क्यों होते हैं? इसी वजह से होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, उनको सेफ नहीं रख पा रहे, उनका रेगुलरली इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको हम चेक नहीं कर रहे हैं, वो जैसे चल रहे हैं सालों चल रहे हैं, और एक दिन आकर क्या होता है, जब उनमें हाई वोल्टेज आता है या हाई पावर आता है, इन दैट केस वो फ्यूज हो जाते हैं। घरों में देखा है ना आपने, फ्यूज उड़ जाता है, पूरी लाइट चली जाती है। कभी कभी तो ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं वायरिंग वगैरह में कि आग लग जाती है। फायर जैसे जो इंसिडेंट अभी हमने देखे वो कुछ इलेक्ट्रिक शॉक के भी देखे। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी एक क्या है, मेजर कंसर्न है कि जहां भी आप रह रहे हो, क्योंकि बिना लाइट के तो हम नहीं रह सकते, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम नहीं रह सकते, ये तो सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफ का मेन हिस्सा है। ओके, so to understand electrical safety it is important to first know about electrical hazard। अब आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से कैसे अपने आप को सेफ रखना है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे मेजर करनी है, उसके पहले आपको इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिकल पावर्ड इक्विपमेंट कैन बी अ मेजर हजार्ड फॉर वर्कर्स, पर्टिकुलरली व्हेन मिसहैंडल्ड और इल मेंटेन्ड। अब कुछ इंडस्ट्रीज, कंपनीज ऐसी होती है जहां पे एम्प्लॉयज बड़ी बड़ी लार्ज मशीन्स पे वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब वो मशीन्स भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती है। ओके, अब उन मशीन्स में किस तरीके से वर्क करना है, कैसे उन्हें मेंटेन करना है, तो कभी कभी एम्प्लॉयज को भी ये चीजें नहीं पता होती है, उनकी केयरलेसनेस की वजह से, या वो प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं करते हैं। इन दैट केस भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे जो हम बोले इलेक्ट्रिकल पावर चली गई एकदम से, या मशीन खराब हो गई, या उनका हाथ आ गया मशीन में, ऐसे केसेस हम देखते हैं ना, सुनते भी है, न्यूज चैनल में भी देखते हैं। ओके, सो इन ये सारे हजार्ड से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को अब हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव हाई वोल्टेज और पावर रिक्वायरमेंट्स, सो दे कैरी अ ह्यूज रिस्क। कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनमें हाई वोल्टेज और हाई पावर की जरूरत होती है, ठीक है, तो उन्हीं डिवाइसेस में क्या होता है, ज्यादा रिस्क होती है इलेक्ट्रिक शॉक जैसी, ठीक है। जो डिवाइसेस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ऑब्वियस वो ज्यादा हीटअप भी होते हैं, और हीटअप होने से उन इलेक्ट्रिकल शॉक जैसी या फायर जैसी कंडीशंस, ऐसे रिस्क ज्यादा बन जाते हैं। ओके, सो अब इनसे कैसे बचना है ना, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सफर कर रहे हैं हम। सो ह्यूमंस कैन सफर सेवरल इंजरीज और फैटलिटीज ड्यू टू। तो यदि कोई इलेक्ट्रिक हजार्ड से सफर करता है तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो पहले देख ले। कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द लाइव वायर दैट कैन कॉज शॉक और अ बर्न्स। लाइव वायर मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यदि आप उसके कॉन्टैक्ट में आ गए, गलती से आपने उसे छू लिया, तो आप जल सकते हो और इलेक्ट्रिक शॉक का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। तब ये रिस्क होता है यहाँ पर कि आप लाइव वायर से हमेशा दूर रहें, ठीक है। किसी भी वायर को आप बिना कोई प्रिकॉशन के छुए नहीं, ठीक है, जैसे जो प्रिकॉशंस बोलते हैं ना, प्रॉपर सेफ्टी ग्लव्स पहनो, आप प्रॉपर जाओ, तब ठीक है, फाइन। फॉल्टी वायर्स, कुछ रॉन्ग वायर्स, डिफेक्टिव वायरिंग यदि हो गई हो किसी रूम में या किसी मशीन वगैरह में, तो फॉल्टी फायर्स जो होती है, फॉल्टी जो वायर्स होते हैं, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे चांसेस होते हैं। फायर और एक्सप्लोजन वेयर इलेक्ट्रिसिटी माइट बी द सोर्स ऑफ इग्निशन। फायर और एक्सप्लोजन, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से फायर और एक्सप्लोजन क्या है, मेन सोर्स है इलेक्ट्रिक हजार्ड का। ओके, क्लियर हुआ। नाउ इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। An electrical shock is a shock that occurs when a person comes in contact with the source of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल शॉक लेकिन होता क्या है, पहले तो वो देख लें। तो इलेक्ट्रिकल शॉक ऐसा शॉक होता है जो कि ऑकर होता है जब कोई पर्सन, है ना, जब कोई पर्सन किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है। अब फिजिक्स सभी ने पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला चैप्टर आप सभी ने देखा होगा, राइट, समझा भी होगा। तो कोई सा भी इक्विपमेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। जब कोई पर्सन उस
इक्विपमेंट को छूता है, इन दैट केस जब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही होती है, ठीक है, यदि वो प्रॉपर कवर नहीं है, वो प्रॉपर सही तरीके से अरेंज्ड नहीं है, तब इलेक्ट्रिक शॉक होने जैसे चांसेस होते हैं. सो द पर्सन एक्सपीरियंस अ शॉक व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू द बॉडी. अब हमारी बॉडी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये भी पता है. तो उस शॉक की वजह से हमारी बॉडी उस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लेती है कहीं ना कहीं, और हम शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक का हिस्सा बन जाते हैं, हमें इलेक्ट्रिक शॉक जैसे कंडीशंस हो जाती है. ठीक है, सो हम उसका एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं. तो ये चीज आपको क्लियर हुई अच्छे से कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है. देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सेवरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिकल शॉक इज द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन इलेक्ट्रिक हजार्ड. तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड में जो सबसे कॉमन कंडीशन होती है, जो सबसे कॉमन रिस्क होती है, वो इलेक्ट्रिक शॉक ही होती है. ओके तो अभी ये जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपको दिया हुआ है ना, ये टॉपिक, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इसीलिए दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक शॉक से आप कैसे बच सकते हो. ओके सो सम ऑफ द पॉसिबल प्लेसेस वेयर दिस कैन ऑकर आर. कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं, इंडस्ट्रीज, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सब जगह जहां पर ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं. तो कौन सी प्लेस हुई, पैनल बोर्ड और स्विच बोर्ड. मैंने बताया था इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल, फायर सेफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल बोर्ड क्या हुए, जहां पे ओवरऑल पूरी इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन किया जाता है, जहां पे एमसीबी, फ्यूज वगैरह सारी चीजें प्लेस्ड होती हैं, वो प्लेस कहलाता है पैनल बोर्ड और स्विच बोर्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो प्लेस है वो क्या होना चाहिए, सेफ होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, इसको रेगुलरली इंस्पेक्टेड होनी चाहिए. मतलब कि रेगुलरली आपको यहाँ पे हर एक स्विच बोर्ड को, हर एक पैनल को, हर एक फ्यूज को, वायर्स को चेक करते रहना चाहिए, कहीं कोई फॉल्ट ना हो. ओके मोटर कंट्रोल सेंटर, यहां से भी इलेक्ट्रिक शॉक होने के चांसेस होते हैं. जो मोटर कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जहां से मोटर्स के थ्रू वर्क किया जाता है. मेटल क्लेड स्विच गियर, ट्रांसफार्मर्स, मोटर स्टार्टर्स एंड ड्राइव कैबिनेट्स, फ्यूज डिस्कनेक्ट्स, एनी प्लेस दैट कैन हैव इक्विपमेंट फेलियर. तो ये जो सारे आपको डिवाइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो ये कंट्रोल, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल के हैं, है ना. यहाँ पे कुछ फ्यूजेस आपको दिख रहे हैं, कुछ मेटल बोर्ड है, ये ट्रांसफार्मर आपको यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है, सो ये जो सारी जगह है, यहाँ से स्पेशली इलेक्ट्रिकल हजार्ड होने के चांसेस होते हैं. सो ये प्लेसेस है दैट कैन अकर इलेक्ट्रिक शॉक. ओके अब कैसे बचना है इनसे, इलेक्ट्रिक सेफ्टी मेजर्स. So electrical installation should be done and maintained by competent person and checked regularly. जैसा मैंने बताया आपको कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती हैं, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट ऑफ द वर्क होता है, तो वहाँ पे ऐसे पर्सन्स को हायर करना, ऐसे पर्सन्स को रिक्रूट करना जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का काम बहुत अच्छे से जानते हैं, वेल ट्रेंड हो इसमें. क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी का काम हर किसी को तो नहीं आता है. हम घर में भी किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं जब हमको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करवाना होता है, राइट. तो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वहां पे उन एम्प्लॉइज को हायर करना, रिक्रूट करना जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं. ठीक है, उन्हें रेगुलरली चेक करते रहे ताकि ऐसे हजार्ड्स होने से बचा जा सके. ओके एक्सटेंशन केबल्स, प्लग्स, सॉकेट्स एंड अदर फ्लेक्सिबल लीड्स एंड देयर कनेक्शंस दैट आर पर्टिकुलरली प्रोन टू डैमेज शुड बी विजुअली चेक्ड, मेंटेन्ड एंड वेयर नेसेसरी रिप्लेस्ड बिफोर यूजिंग एनी इक्विपमेंट. जहां पर एक्सटेंशंस, केबल्स, सॉकेट्स, प्लग्स, जो भी फ्लेक्सिबल लीड्स हैं, इन सारी चीजों को हमें क्या करते रहना चाहिए, रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए. क्योंकि जनरली जो होते हैं ना चांसेस इलेक्ट्रिक शॉक के, वो इन्हीं की वजह से होते हैं. जब आप प्लग लगा रहे हो और एकदम से शॉक लगा, ठीक है, कोई केबल ब्रेक है बीच में से टूटी हुई है और उस केबल में से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ठीक है, कोई सॉकेट खराब हुई है या फ्यूज उड़ जाता है जब एकदम हाई वोल्टेज आता है ना. सो ये जो कनेक्शन है, इसे रेगुलरली चेक करना होता है, इसे रेगुलरली मेंटेन करना होता है, और इसके लिए जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है, अगर इन्हें रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करके नए इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए. ओके सो ये जरूरी नहीं कि हम कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये हमें नेचुरली घर में भी इन सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि घर में भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं. अब हमारे घर में हर चीजें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के थ्रू ही चलती है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हर चीजें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल होती चली जा रही है. ओके नाउ
अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। हम सभी को क्या समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, क्या रिस्क असेसमेंट के जो भी रूल्स हैं, वो सारी चीजों को हमें समझना चाहिए। ओके, स्टैब्लिशिंग एंड फॉलोइंग एन इलेक्ट्रिक सेफ्टी प्रोग्राम। कंपनी में जो भी इस लेवल के लिए पर्सन हायर किया गया है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उसे कंपनी के हर पर्सन को, हर एम्प्लॉयज को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड प्रोग्राम्स देने चाहिए, कुछ ऐसे असेसमेंट बनाने चाहिए जिससे हर पर्सन उस चीजों से अवेयर हो सके। ठीक है, यूजिंग सेफ वर्क प्रोसीजर्स, टूल्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमेशा सेफ वर्क प्रोसीजर्स को यूज करना है, टूल्स को यूज करना है, और जो इक्विपमेंट है उन्हें अच्छे से यूज करना है प्रोटेक्टिव वे में, ताकि वो आपको हार्म ना कर सके। ठीक है, जैसे आप लाइट का कुछ काम करते हो या आप कोई ऐसी मशीन या इसी में काम कर रहे हो तो प्रॉपर हैंड ग्लव्स पहनो, प्रॉपर आई स्पेक्स लगाओ, जो फायर वाले, जो इलेक्ट्रिक वाले आई स्पेक्स आते हैं वो आप यूज करो। ठीक है, ताकि आप सेफ रहकर काम कर सको। हेलमेट का यूज करो। कंपनीज में क्यों देखा होगा आपने कि हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हैंड ग्लव्स, सेफ्टी उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती है ताकि वो इन सारे हजार्ड से बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वर्क प्रोसीजर को फॉलो करना है, सेफ टूल्स का यूज करना है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना है। ओके, तो ये क्या हुए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स हुए। किन किन चीजों से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, कहां कहां इलेक्ट्रिक शॉक होने के चांसेस होते हैं वो भी देखा, क्या मेजर्स है वो भी देखा। ठीक है, अब यदि एग्जाम में क्वेश्चंस आता है हाउ टू सेव फ्रॉम इलेक्ट्रिक हैजार्ड, तो आपको ये प्रिवेंशंस लिख कर आनी है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस किस जगह से कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना, क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो वहां पे आपको पैनल, कंट्रोल पैनल, बोर्ड, ट्रांसफार्मर वगैरह इनके नाम लिख कर आने। ओके, और होप अब आप ये आराम से कर सकते हो। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एड को, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो। ठीक है, फर्स्ट एड क्या होता है, सबसे पहला हम बोल सकते हैं ट्रीटमेंट बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। जब आप डॉक्टर के पास जाओ उसके पहले यदि आपको कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वही फर्स्ट एड कहलाता है। एट द टाइम ऑफ इंजरी, जब आपको तुरंत कुछ घाव या कुछ इंजरी हुई है, एट दैट टाइम जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अब ये सभी अच्छे से जानते हैं, सभी के घरों में भी आपने देखा होगा एक प्लस साइन बना के एक बॉक्स होता है जिसे फर्स्ट एड कहते हैं। बच्चों को प्रोजेक्ट भी दिया जाता है कि आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स को प्रिपेयर करके लेकर आना है जिसमें हम कुछ टूल्स रखते हैं, है ना, जो प्रॉपर फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स हो गया, है ना, और पट्टी वगैरह जो होती है जो आप लगाते हो, बैंडेज वगैरह, वो सारी चीजें उसमें नेचुरली रखते हैं हम, डेटॉल वगैरह, राइट। सो फर्स्ट एड इज द इमरजेंसी केयर गिवन इमीडिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन। अब फर्स्ट एड होना भी हर एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पेट्रोल पंप्स, मॉल्स, जो भी वर्क प्लेस है वहां पे फर्स्ट एड होना भी बहुत कंपलसरी होता है। ओके, सो ये सबसे पहली इमरजेंसी केयर होती है। क्या होती है, इमरजेंसी केयर। यदि एमसीक्यूज फिलअप्स में आता है तो आप लिख सकते हो, जो इमीडिएटली दी जाती है किसी भी इंजर्ड पर्सन को। इट इज गिवन टू मिनिमाइज इंजरी एंड फ्यूचर डिसेबिलिटी। इन सीरियस केसेस फर्स्ट एड में बी नेसेसरी टू कीप द अफेक्टेड पर्सन अलाइव। और फर्स्ट एड जो होता है वो क्या होता है, बहुत जरूरी होता है ताकि जो पर्सन है जिसे जरूरत है वो एट दैट टाइम वहां पे जी सकता है, राइट। समझ में आया अच्छे से। तो नेक्स्ट यदि अब बात की जाए हम इसके बाद, तो क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट एड के, है ना, ये फर्स्ट एड के जो मैंने बताया अभी आपको, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों दी जाती है फर्स्ट एड। सबसे पहले, सो द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। अब जो भी मैनेजमेंट है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन की वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि नहीं होता है, ओके, होता है, तभी तो वहां पे एम्प्लॉइज जाके काम करते हैं, है ना, क्योंकि वो एनवायरनमेंट सेफ चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वहां का जो मैनेजमेंट हो वो उन्हें सेफ वर्किंग प्रोवाइड कर सके, उनकी वेलफेयर के लिए सोचे, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि वहां पे फर्स्ट एड भी होना चाहिए। सो समटाइम्स बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स और इवन इन स्पाइट ऑफ दिस एक्सीडेंट हैपन, इन सच केस फर्स्ट एड इफ प्रोवाइडेड एट द राइट टाइम कैन प्रूव टू बी वाइटल। यदि इन केस फिर भी इतना सेफर इन्वायरमेंट होने के बाद भी यदि कोई ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो अभी हमने देखे, इलेक्ट्रिक हजार्ड, फायर हजार्ड, है ना, या ऐसी कोई रिस्क हो जाती है या ऐसे कोई केसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है, तो इन दैट केस वहां का जो मैनेजमेंट है वो उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करे। तो फर्स्ट एड क्या होता है, राइट टाइम पे देने से आप इंसान की जान बचा सकते हो। ओके, क्लियर हुआ, बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। नाउ प्रोवाइडिंग इमीडिएट एंड इफेक्टिव फर्स्ट एड। अब वो जो फर्स्ट एड है वो इमीडिएट देना है और वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है, टू वर्कर्स एंड अदर्स हु हैव बीन इंजर्ड और बिकम इल एट द वर्क
may reduce the severity of the injury or illness and help in the recovery of affected person. तो फर्स्ट एड क्या करता है, उस पर्सन की इलनेस से, उसको इंजर्ड जो हुआ है उससे बचाने में उसको हेल्प करता है. ओके, इन सम केसेस दिस कुड मीन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि फर्स्ट एड से आप लोगों को बचा सकते हो. लाइफ और डेथ के बीच का एक हिस्सा बनता है फर्स्ट एड. ओके, जो राइट टाइम पर इमीडिएट एफिशिएंट वे में देने से लोग बच भी सकते हैं. तो यही चीज होती है ना, ये चीज हमने कहाँ देखी, इलेक्ट्रिक हजार्ड, फायर हजार्ड वगैरह जो हमने देखा, ये जनरली होते कहाँ है, ये लार्ज जो वर्किंग एरियाज होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज इंडस्ट्रीज होती है जहाँ एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, वहीं पर ये सारे हजार्ड ज्यादा देखे जाते हैं. ओके, तो वहां पे आपको क्या चाहिए कि जो फर्स्ट एड है उसके लिए भी प्रॉपर ट्रेंड, वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज होने चाहिए जो हर तरीके से, अलग अलग तरीके से फर्स्ट एड प्रोवाइड करें. ठीक है, जो अलग अलग इंजरीज हो रही है उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके. फर्स्ट एड के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए. ओके, सो द ओवरऑल गोल ऑफ फर्स्ट एड आर टू. क्या गोल होगा फर्स्ट एड का, अभी हमने इंपॉर्टेंस देखी. अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कीप द विक्टिम अलाइव. ओके, नाउ प्रिवेंट द विक्टिम्स कंडीशन फ्रॉम वर्जनिंग. उसकी जो कंडीशन है वो और बुरी हो इंजरी के बाद, उसको और बुरी होने से बचाना, उसको सबसे पहले हमें अलाइव रखना विक्टिम को, इसके लिए फर्स्ट एड दी जाती है. कीप द विक्टिम अवेक अंटिल हेल्प अराइव. जब तक कि एम्बुलेंस आ रही है, हेल्प मिल रही है आपको, उसके पहले आपको विक्टिम को अवेक रखना है. ठीक है, आपको विक्टिम को प्रोटेक्ट करके रखना है फर्स्ट एड के थ्रू. तो ये फर्स्ट एड का मेन 3 ऑब्जेक्टिव है. कीप द विक्टिम अलाइव, प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन फ्रॉम वर्जनिंग एंड कीप द विक्टिम अवेक अंटिल द हेल्प अराइव. ये याद कर लेना तीनों पॉइंट, है ना. यदि आते हैं कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ फर्स्ट एड, तो आपको ये लिखकर आने हैं. ओके, नाउ What are the situations where first aid is required? अब कौन कौन सी ऐसी situations होती है जहां पे first aid require होती है. तो कौन सी ऐसी situations हो गई, there are many situations in which the immediate first aid is necessary even before the patient is taken to a hospital. बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के पहले आपको उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी होती है. ओके, कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो आपने उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दिया. गलती से आपका हाथ जल गया किसी चीज से तो आपने इलेक्ट्रिक शॉक फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दिया. राइट, तो घरों में भी हम देखते हैं ना कि जब भी आपको कुछ छोटा मोटा कट भी लग जाता है या आप स्लिप हो जाते हो, आपको मोच आ जाती है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट एड का यूज करते हैं, है ना. सो क्या होता है, हॉस्पिटल ले जाने के पहले जो इमरजेंसी में आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड, वही सबसे पहली कंडीशन हुई फर्स्ट एड की. Okay, some situations that might occur in workplace are accidents, seizures, heart attacks, shock, bleeding, poisoning, burns, temperature extremes, musculoskeletal injuries, bites, stings, medical emergencies and employees trapped in a confined space. देखो ये सारी conditions हैं, ये सारी situations हैं जहां पे आपको सबसे पहले first aid देना चाहिए. ओके, जो मैंने अभी आपको बताया, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ शॉक हो गया, पॉइजनिंग हो रहा है, ठीक है, इन दैट केस कुछ जल गया, बर्न्स जैसी कंडीशन है, टेम्परेचर यदि ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मस्कुलर स्केलेटल इंजरीज, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, वो मूव वगैरह का जो एडवर्टाइज नहीं आता है, देखते नहीं हो, ठीक है, फास्ट एंड फर्स्ट रिलीफ, राइट. बाइट्स या किसी ने किसी एनिमल के थ्रू यदि काटा गया हो तो उस कंडीशन में भी आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हो. कुछ मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह, तो ये सारी सिचुएशंस हैं जिस केस में हम फर्स्ट एड की जरूरत होती है. ओके, सो ये भी नाम आपको इनमें से कुछ 5-6 नाम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, इन सिचुएशंस के, ताकि यदि इन केस ऐसा होता है कि व्हाट आर द सिचुएशंस दैट वर्कप्लेस में ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जहां आपको पहले फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इनमें से 2 या 5 नेम लिख सकते हो. ओके, क्लियर हुआ. नाउ फर्स्ट एड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग. अब देखो, फर्स्ट एड भी हर कोई नहीं दे सकता है. छोटी मोटी जो चीजें होती है, छोटे मोटे जो एक्सीडेंट इंजरीज होती है, उसको तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब हम लार्ज वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वहां पे फर्स्ट एड इक्विपमेंट क्या यूज कर रहे हो आप और किस तरीके से यूज कर रहे हो, है ना. किस सिचुएशन में आपको कौन सा फर्स्ट एड यूज करना है उसकी भी ट्रेनिंग होना चाहिए. कौन से इक्विपमेंट का यूज करना है, कौन सी मेडिसिन देना है, कौन सा क्रीम यूज करना है, कौन सी एंटीसेप्टिक का यूज करना है, इन सभी चीजों का भी तो नॉलेज होना चाहिए, राइट. तो इसके लिए क्या होता है, कंपनीज में फर्स्ट एड इक्विपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, वहां पे जो पर्सन है जो हायर होते हैं स्पेसिफिकली फॉर फर्स्ट एड के लिए, जो डॉक्टर्स जो नर्सेज होती हैं जो वहां बेसिकली इसी पर्पस के लिए होती है, वो ट्रेन करते हैं लोगों को, ठीक है, और इनफैक्ट वो भी प्रॉपर ट्रेंड होते हैं.
Okay, so the type of first aid equipment and training required in workplace depends on the number of employees, the type of hazards present in the workplace, the travel distance to a hospital, availability of professional medical assistance. देखो ये 3 चीजें होती हैं जिस पर डिपेंड करता है कि वहां पर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जगह पर आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है वो वर्कप्लेस एरिया कैसा है, वहां पे किस तरीके के हजार्ड्स होते हैं, कैसे एक्सीडेंट होते हैं, किस तरीके के रिस्क होते हैं उस वर्क प्लेस पे, उस पर डिपेंड करता है। द ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस, कि वहां से उस वर्क प्लेस से हॉस्पिटल ले जाने के बीच का ट्रेवल डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है। ओके, कंपाइलिंग अ रिस्क असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट एज इट विल हेल्प डिटरमाइन द फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम्स भी होना जरूरी होते हैं, रिस्क असेसमेंट ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी होती है। द रिस्क कैन बी कंसीडर्ड लो और हाई डिपेंडिंग ऑन द वर्क प्लेस। तो जो वर्क प्लेस है वहां पे कैसी रिस्क है, लो है या हाई है, वो डिपेंड करती है उस वर्क प्लेस पे। ठीक है, जैसे केमिकल बॉयलर्स जो होते हैं वहां पे रिस्क ज्यादा होती है, हम बात करें, या जो कोई छोटी मोटी कंपनीज होती है वहां रिस्क कम होती है, या फिर जो ऐसी इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती है, या फिर हम बोले कि जो हाई लेवल की जो कंपनीज होती हैं जहां पे दिन रात मशीन्स पे बहुत ज्यादा काम होता है ना, तो वहां ज्यादा रिस्क होती है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कैसी वर्क प्लेस है और वहां पे किस तरीके की रिस्क है और वहां किस तरीके का फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। तो फर्स्ट एड के लिए कैसे उन्होंने डॉक्टर, नर्सेज या जो एम्प्लॉयज हायर किए हैं जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको किस तरीके से ट्रेन किया गया है, वो वहां के लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, रिस्क को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें डिपेंड करती है कहां पर, वर्क प्लेस पर। ओके, नाउ फर्स्ट एड किट। अब फर्स्ट एड ट्रेनिंग हमने देखा, क्या सिचुएशंस होती है जब फर्स्ट एड देना होती है वो हमने देखा, इसकी इंपॉर्टेंस देखी, इसके गोल्स देखे। अब फर्स्ट एड किट क्या होती है एक्चुअल, तो फर्स्ट एड किट शुड इंक्लूड बेसिक इक्विपमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड फॉर इंजरीज। इसमें कुछ बेसिक इक्विपमेंट होते हैं जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्डर टू नो व्हाट कंटेंट आर एक्चुअली नीडेड इनसाइड द फर्स्ट एड किट, अ रिस्क असेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस इज रिक्वायर्ड। कि फर्स्ट एड किट में क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, उसके लिए पहले रिस्क असेसमेंट होना जरूरी होता है कि किस जगह पर क्या रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड किट में वो इक्विपमेंट को प्लेस करेंगे। बात समझ में आई? तो हर वर्क प्लेस की अलग अलग रिस्क होती हैं, तो उन रिस्क के हिसाब से फर्स्ट एड किट के अंदर इक्विपमेंट प्लेस किए जाते हैं। द किट मस्ट बी आइडेंटिफिएबल विद अ व्हाइट क्रॉस ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड और अ material with protect it contains from dust, moisture and contamination। उस किट पर, फर्स्ट एड किट को कैसे पहचाना जाता है, जिसपे क्रॉस का साइन होता है ना, प्लस का साइन होता है, आपने देखा है ना, व्हाइट क्रॉस होता है, या तो ग्रीन बॉक्स होगा तो व्हाइट क्रॉस होगा, ओके, व्हाइट बॉक्स होगा तो ग्रीन, रेड कलर से आप क्या करते हो, प्लस का साइन आप देखते हो, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह पे भी होता है ना, जो ट्रीटमेंट को इंडिकेट करता है, राइट। तो फर्स्ट एड किट यही होती है जिसको प्रॉपर सेफ सिक्योर जगह पे रखना होता है, हमें डस्ट, मॉइस्चर, कंटामिनेशन से बचा के रखना। क्लियर? नाउ फर्स्ट एड ट्रेनिंग। द फर्स्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर एन एक्सीडेंट और इमरजेंसी आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट एड ट्रेनिंग में आपको कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग जब किसी पर्सन के पास में होती है जो ट्रेंड होता है फर्स्ट एड देने के लिए, तो उसे कब किस समय पर फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है ताकि वो उस पर्सन की, विक्टिम की जान बचा सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी होती है तो उसके कुछ मिनट तक, है ना, मतलब जैसी कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी हुई तो उसके फ्यू मिनट्स में ही आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देनी है। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है ट्रेनर का, फर्स्ट एड ट्रेनर का, कि आपको फ्यू मिनट्स के अंदर ही एक्सीडेंट इमरजेंसी के टाइम पर आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। अब ये जो फर्स्ट एड आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वेल ट्रेंड फर्स्ट एडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग, जहां जैसी रिस्क होती है उसके अकॉर्डिंग, इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग विक्टिम को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। In a lot of cases, the recovery of victims and their lives depend on the first aid। बहुत से ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जहां पे जो विक्टिम है ना, जिसको फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है, जिसके साथ कुछ इमरजेंसी या कुछ इंजरी हुई है, फर्स्ट एड से ही वो बचा है। ठीक है, ये ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि जहां पे उसकी लाइफ डिपेंड करती है, विक्टिम की लाइफ डिपेंड करती है फर्स्ट एड पर ही। ओके, एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। Clear? In such a situation, a person who is trained in the first aid can stop the condition of affected person from becoming worse and even save life। क्लियर हुआ ये चीज अच्छे से? आपने बहुत सी बार देखा होगा ऐसे रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों के भी जो एक्सीडेंट होते हैं, तो ऑन स्पॉट कुछ कुछ लोगों की तो क्या होती है, जान चली जाती है। बट
कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन स्पॉट उनको फर्स्ट एड का यदि ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो अपनी लाइफ बचा सकते हैं, राइट तो ऐसे भी केसेस होते हैं, जनरली हम देखते हैं एक्सीडेंट जैसे केसेस तो हम नेचुरली सुनते हैं, आए दिन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें लोग जनरली क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, है ना, और वहां पे यदि आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया है मतलब आप उन्हें बचा सकते हो। तो ऐसे कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां पे फर्स्ट एड देना ही एक तरीके से विक्टिम की जान बचाना होता है। क्लियर? सो यहाँ पे अच्छे से समझ में आया। इसके लिए जो फर्स्ट एड ट्रेनर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट वर्क प्लेसेस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट वर्क प्लेसेस पे जो रिस्क है उनके अकॉर्डिंग। फाइन। नाउ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ प्रॉपर फर्स्ट एड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये जो ट्रेनिंग देते हो आप फर्स्ट एडर्स को जिन्हें आपने रिक्यूर किया हुआ है, हायर किया हुआ है, ठीक है, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, तो उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनको रखने के क्या बेनिफिट्स हैं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं। तो क्या बेनिफिट्स हुए, सबसे पहले तो क्रिएट अ मोर पॉजिटिव एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि पॉजिटिव होता है और एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। मतलब वहां पे एम्प्लॉयज अपने आप को एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं कि यदि कुछ गलती से एक्सीडेंट या कुछ इंजरीज होती भी है, कोई क्योंकि वर्क प्लेस है, काम कर रहे हो, रिस्क तो होगी, बिना रिस्क के तो हम कोई काम करते हैं नहीं, राइट। तो जहां पे रिस्क है तो वहीं पे आपको सेफ्टी भी रखनी है ना। क्लियर? तो एक सेफर एनवायरनमेंट और मोर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होना। सेकेंड, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम ड्यूरिंग अ मेडिकल इमरजेंसी। तो फर्स्ट एड का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी क्या होता है, फास्टर होता है, क्योंकि आपको क्विक वो दी जाती है सर्विस। फर्स्ट एड सर्विस यदि क्विक दी जाए एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या होता है, फास्टर होता है। प्रोवाइड एम्प्लॉयज टू विथ ट्रांसफरेबल स्किल्स। अब वहां पे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो दे रहे हो एम्प्लॉयज को, फर्दर एम्प्लॉयज को, तो उससे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयज हैं उनके स्किल्स भी ट्रांसफरेबल हो रहे हैं, मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके स्किल्स बढ़ रहे हैं आगे। और तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर उनके अंदर न्यू स्किल्स डेवलप होते हैं जिसका यूज करके वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी फर्स्ट एड फिर प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो आज के इस चैप्टर में वन शॉट रिविजन में हमने क्या देखे हैं, हमने कुछ हजार्ड्स देखे, फायर हजार्ड्स देखा, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स देखा, ठीक है, स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स देखा, और उसके साथ साथ उनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, किस तरह से, क्या क्या इनके रीजंस हैं जिनकी वजह से ये होते हैं, ठीक है, ये हजार्ड्स जैसी कंडीशंस बनती हैं, हाउ टू प्रिवेंट इट, क्या इनके सेफ्टी रूल्स हैं, वो सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की। साथ ही साथ हमने एक फर्स्ट एड टॉपिक को भी डिस्कस किया कि जब ऐसे कुछ हजार्ड्स होते हैं तो जो सबसे पहला इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। ओके, तो हर एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, पेट्रोल पंप या मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स, हर जगह, हॉस्पिटल्स वगैरह, हर जगह आपको फर्स्ट एड या इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स है वो देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो इनसे कैसे बचना है, ये क्या क्या रीजंस होते हैं, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में अच्छे से कवर की है। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया आज का रिविजन। अब इस चैप्टर से रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो होप आपका वो डाउट भी सॉल्व हो गया होगा, और नहीं भी हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, हमारी डेली लाइफ पर बेस्ड है। ओके, सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो YouTube में तो अवेलेबल है ही सारी चीजें, आप magnetbrains.com वेबसाइट से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, magnetbrains.com आपको गूगल पे टाइप करना है, यहां से अपनी क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो फिर अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि फिर आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट शो हो जानी है। जैसे ही आप कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे क्लास 10 तो आप पहुंच जाओगे अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। तो यहाँ आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल्स के साथ मिल जाने, क्योंकि हम पूरी बुक कंप्लीट कर चुके हैं, और पूरी बुक में हमने एनसीईआरटी, जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और जो भी आपके चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल्स है, सारी चीजें अवेलेबल है हर एक चैप्टर की। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में टॉपिक में डाउट है, वॉच नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं हिंदी मीडियम के उन्हें भी इन्फॉर्म करें ताकि वो भी मैग्नेट ब्रेन से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकें। ओके, कहां से कहां तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट रिविजन के साथ। टिल देन, बाय बाय।